आज हम क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 6 का आगाज करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 6 है अबाउट सिमेट्रीज एंड कंजर्वेशन लॉज। आज के लेक्चर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक होगा यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस। यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर उसको डीपली स्टडी किया जाएगा। फिर इसकी एक टाइप आ जाएगी इनफिनिटेसिमल यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, देन इसकी सेकंड टाइप होगी फाइनाइट यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर हम सिमेट्री की तरफ आएंगे और सिमेट्री के बाद इनवेरिएंस और कंजर्वेशन में फ़र्क समझेंगे क्या है। देन इसको समझने के बाद आखिरी जो टॉपिक होगा वो होगा कंजर्वेशन लॉस। तो आइए यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन से आगाज़ करते हैं। तो देखते हैं यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन इज द मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग वन वेव फंक्शन इनटू अदर वेव फंक्शन इन हिल्बर्ट स्पेस इज कॉल्ड यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि आपके पास कोई एक वेव फंक्शन होगा हिल्बर्ट स्पेस के अंदर, आप उस पर कोई ऐसा एक्शन करते हैं कि वो किसी दूसरे वेव फंक्शन में चेंज हो जाता है, तो ऐसे एक्शन को, ऐसे मेथड को यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया जाएगा। अब यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की जा सकती है? यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन करने के दो मेथड हैं। एक उसमें मेथड होगा एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा मेथड होगा पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर एक जो स्टेट फंक्शन है या वेव फंक्शन है उसको एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम एक ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। ऑपरेटर को ली अलजेब्रा के अंदर जनरेटर का नाम दिया जाएगा। तो आप एक वेव फंक्शन पे ऑपरेटर यानी कि जनरेटर अप्लाई करेंगे। जनरेटर अप्लाई करके वो किसी दूसरे वेव फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन का नाम देंगे। इसकी डिटेल आगे हम देखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। फिर इसकी दूसरी टाइप है वो है पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। अब पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम वेव फंक्शन को नहीं चेंज करते। वेव फंक्शन की बजाय जो ऑब्जर्वेबल यानी कि हर्मिशियन ऑपरेटर है उसी को चेंज किया जाता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। उस पर हम यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं ऑपरेटर पर। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को पैसिव का नाम दिया जाएगा। मींस के एक्टिव के अंदर हम वेव फंक्शन पे ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, वेव फंक्शन को चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। उसके कंपैरिजन में पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हर्मिशियन ऑपरेटर या ऑब्जर्वेबल को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ये दो मेथड है यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन के। अब देखते हैं सबसे पहले इनफिनिटेसिमल यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो इनफिनिटेसिमल यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इसको समझने के लिए आपको जो है थोड़ा बहुत ग्रुप थ्योरी का आइडिया होना चाहिए, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली इनफिनिटेसिमल यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये ली ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो इस वजह से इसके अलजेब्रा को ली अलजेब्रा का नाम दिया जाता है और जो ऐसे ग्रुप्स होंगे उसको ली ग्रुप्स का नाम दिया जाएगा। तो ग्रुप थ्योरी के अंदर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमने करनी है उसके लिए एक जनरेटर या यूं कह लें कि एक ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। अगर बात की जाए इनफिनिटेसिमल यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन की, तो उसके लिए जो ऑपरेटर होगा उसको इस फॉर्म में लिखा जाएगा u एप्सिलॉन ऑफ g इज इक्वल टू आई प्लस आयोटा एप्सिलॉन g। अब यहां पर अगर देखें इस इक्वेशन के अंदर u जो है ये तो यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर है और g यहां पर किस चीज को शो कर रहा है? g जो है ये जनरेटर ऑपरेटर को शो कर रहा है। और इसके साथ साथ i यहां पर क्या है? i कोई आइडेंटिटी ऑपरेटर है और एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन को ट्रांसफॉर्मेशन पैरामीटर का नाम दिया जाता है। तो ये जब ऑपरेटर किसी भी वेव फंक्शन पर या किसी ऑब्जर्वेबल पर अप्लाई किया जाएगा तो इसके थ्रू इनफिनिटेसिमल यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन की जा सकती है। अच्छा, अब हमने पिछली जो है स्लाइड के अंदर जो एक ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करवाया है उसको वेव फंक्शन और ऑब्जर्वेबल दोनों पर अप्लाई करके देखते हैं कि क्या इफेक्ट होता है। अगर उसको अप्लाई किया जाए एक वेव फंक्शन साई के ऊपर, अगर आप यहाँ पे देखें एक वेव फंक्शन साई प्राइम है, सॉरी एक वेव फंक्शन साई है, उस पर आप ये ऑपरेटर u ऑफ एप्सिलॉन अप्लाई करते हैं तो वो एक नई वेव फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। नया जो वेव फंक्शन बनता है वो साई प्राइम है। अगर इसका एक्शन देखा जाए तो u की यहाँ पर वैल्यू पुट की गई है i प्लस आयोटा एप्सिलॉन g ऑफ साई।
जब ये इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो आई के साथ तो इसका जो एक्शन है कोई इफेक्ट नहीं देगा, साई एज सच आ जाएगा। लेकिन आयोटा एप्सिलॉन जी जब अप्लाई होगा तो माइन्यूट इसके अंदर चेंज आएगी, इन्फिनिटेसिमल चेंज आएगी जो कि डेल्टा से रिप्रेजेंट की जा रही है। तो ये श्रोडिंगर पिक्चर के अंदर लिखा गया है, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया जाता है जिसमें एक वेव फंक्शन ट्रांसफॉर्म होता है अनदर वेव फंक्शन में। इसके कंपैरिजन में दूसरे तरीके से भी यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन की जा सकती है। अब दूसरा तरीका क्या है, उसके अंदर यह है कि आपके पास कोई ऑब्जर्वेबल कोई ऑपरेटर ए है जो कि हर्मिशियन ऑपरेटर है, उस पर जब आपने यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है तो उसको आपने सैंडविच करना है बिटवीन यू डैगर एंड यू। तो सैंडविच करके एक नया ऑपरेटर बन जाएगा जो कि ए प्राइम होगा। तो अगर इनकी वैल्यूज पुट की जाएं तो इनकी वैल्यूज ये आई माइनस आयोटा एप्सिलॉन जी, ये क्योंकि यू डैगर है इस वजह से यहाँ पर आयोटा विद नेगेटिव साइन आ गया है, फिर ए ऑपरेटर एज सच आ गया है और यू ऑपरेटर उसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई, यू जो जनरेटर है। तो इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया है बारी बारी मल्टीप्लाई करके कोई ऐसा रिलेशन बनता है, ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर लिखा है। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसी टर्म्स भी होंगी जिसके अंदर जो पैरामीटर एप्सिलॉन है उसकी पावर 2 आएगी। तो उसकी पावर 2 क्योंकि ये एक वेरी स्मॉल नंबर होता है, दैट्स वाई उसकी पावर 2 हम यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं। तो दैट्स वाई जो न्यू ऑपरेटर है आफ्टर पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ए प्लस आयोटा एप्सिलॉन जी एंड ए। जी यहाँ पर जनरेटर है और ए ऑब्जर्वेबल है। तो इसके ये जो मैंने यहाँ पर बताई आपको मेथड, तो इस मेथड को हम 3 एग्जांपल्स के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसमें पहली एग्जांपल होगी स्पेस ट्रांसलेशन, और दूसरी एग्जांपल होगी टाइम ट्रांसलेशन, और तीसरी होगी रोटेशन। जी तो अब पहले एग्जांपल की तरफ आते हैं, दैट इज स्पेस ट्रांसलेशन। स्पेस ट्रांसलेशन का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी सिस्टम के अंदर अगर स्पेस ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको मोमेंटम प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो स्पेस कोऑर्डिनेट्स आर ट्रांसलेटेड व्हेन अ मोमेंटम इज प्रोड्यूस्ड इन अ सिस्टम। मोमेंटम प्रोड्यूस होने का मतलब है कि उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन चेंज हुई है या इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है। तो अगर स्पेस ट्रांसलेशन मोमेंटम के थ्रू ही प्रोड्यूस होनी है तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वेबल होगा या यूं कह लें कि स्पेस ट्रांसलेशन का जनरेटर होगा वो लीनियर ऑपरेटर होगा। तो लीनियर ऑपरेटर अगर देखा जाए जनरेटर, इसको हम लिख सकते हैं पी एक्स बाय एच बार या एच कट। यहाँ पर मजीद मैं ये बता दूं कि अगेन मैंने ओनली एक्स एक्सिस ही कंसीडर किया फॉर सिंप्लिसिटी, अदरवाइज यहाँ पर पी मोमेंटम जनरल भी लिया जा सकता है। तो ये जनरेटर की अगर वैल्यू जो लास्ट टाइम यूनिटरी ऑपरेटर लिखा है उसमें पुट की जाए तो कोरस्पॉन्डिंग जो यूनिटरी ऑपरेटर बन जाएगा वो होगा यू एप्सिलॉन ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू आई प्लस आयोटा एप्सिलॉन जी की जगह यहाँ पर पी एक्स बाय एच कट आ गया है। तो अगर पी एक्स की ऑपरेटर फॉर्म में वैल्यू पुट कर दी जाए, ऑपरेटर फॉर्म में पी एक्स की वैल्यू माइनस आयोटा एच कट पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, तो ये वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दी है। तो इस रिस्पेक्ट से जो स्पेस ट्रांसलेशन का कॉरस्पॉन्डिंग यूनिटरी ऑपरेटर बन जाता है वो बन जाएगा आई प्लस एप्सिलॉन पार्शियल बाय पार्शियल एक्स। अब इस ऑपरेटर को हम वेव फंक्शन पर भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको ऑब्जर्वेबल पर भी अप्लाई किया जा सकता है फॉर द यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। अब आगे देखते हैं कि कैसे ये ऑपरेट या कैसे ये अप्लाई किया जा सकता है। तो पहले देखते हैं कि एक्टिव स्पेस ट्रांसलेशन कैसे की जा सकती है। एक्टिव स्पेस ट्रांसलेशन के लिए आप जो ऑपरेटर अप्लाई करते हैं वो वेव फंक्शन पर अप्लाई करते हैं। अगर जो हमने लास्ट टाइम ऑपरेटर डिफाइन किया वो वेव फंक्शन साई पर अप्लाई किया जाए तो ये कुछ ऐसा बनेगा, साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू साई प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू साई। तो ये यानी कि हमने यू ऑपरेटर इस साई पर अप्लाई किया है, तो यू ऑपरेटर की यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी गई है आई प्लस एप्सिलॉन पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ साई। ये जब इस पर ऑपरेट किया जाता है आई का ऑपरेशन जो है, आई का एक्शन तो ऐसा कोई नहीं होगा, तो ये साई ही ऐसा मिल जाएगा, लेकिन ये जब इस पे अप्लाई होगा तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन पार्शियल बाय पार्शियल एक्स साई। तो अगर जो है टेलर एक्सपेंशन के थ्रू इसको एक्सपैंड किया जाए
तो ये एक्सपेंशन कुछ ऐसे बनती है, साई ऑफ एक्स प्लस एप्सिलन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साई ऑफ एक्स प्लस एप्सिलन पार्शियल साई बाय पार्शियल एक्स। तो यहाँ पर एप्सिलन की सेकंड पावर, थर्ड पावर एंड हायर पावर्स आनी है, तो उनको यहाँ पर इग्नोर कर दिया गया है। तो अगर आप इस इक्वेशन की मोस्ट राइट साइड देखें तो ये वही बन रही है जो टेलर एक्सपेंशन के थ्रू मैंने यहाँ पर लिखी है। तो इसका मतलब है कि इसको यूं रिप्लेस किया जा सकता है, रिप्लेस करके जो साई प्राइम ऑफ एक्स है वो क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम साई ऑफ एक्स प्लस एप्सिलन। तो इसका मतलब है कि जब स्पेस ट्रांसलेशन करनी है एक वेव फंक्शन पे, तो उसके लिए ये ऑपरेटर या जनरेटर जो कि बेसिकली लीनियर मोमेंटम जनरेटर है, ये अप्लाई करना पड़ेगा। ये अप्लाई करके वेव फंक्शन पर स्पेस ट्रांसलेशन की जा सकती है, और कितनी ट्रांसलेशन होगी, ये ट्रांसलेशन होगी इक्वल टू एप्सिलन। तो इस तरीके से ये एक मेथड है स्पेस ट्रांसलेशन का। अब देखते हैं दूसरा मेथड क्या है। तो अब स्पेस ट्रांसलेशन एक और भी तरीके से की जा सकती है, वो है पैसिव स्पेस ट्रांसलेशन। पैसिव स्पेस ट्रांसलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो स्पेस ट्रांसलेशन का जनरेटर है उसको ऑब्जर्वेबल एक्स पर अप्लाई करते हैं। अगर इसको ऑब्जर्वेबल एक्स पर अप्लाई किया जाए तो यूं लिखा जाएगा कि यू डैगर एक्स यू दैट विल बी इक्वल टू एक्स प्राइम। तो ये यानी कि एक नया ऑपरेटर बन जाएगा। तो यू डैगर और यू की अगर वैल्यू पुट की जाए, दैट इज आई प्लस आयोटा बाय एच कट एप्सिलन पी एक्स, और एक्स तो एज सच ही लिख दिया है, देन u की वैल्यू i माइनस आयोटा बाय एच कट एप्सिलन पी एक्स। तो इनको जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसी टर्म्स भी होंगी जिसमें एप्सिलन पावर 2 आएगी, तो उसको इग्नोर करके अल्टीमेटली ये बन जाता है एक्स प्राइम ऑपरेटर इज इक्वल टू एक्स ऑपरेटर प्लस आयोटा बाय एच कट एप्सिलन पी एक्स एंड एक्स कम्यूटेटर। तो यहाँ पर कम्यूटेटर रिलेशन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से पुट किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, x एंड पी एक्स कम्यूटेटर इज इक्वल टू पॉजिटिव आयोटा एच कट। अगर उस इक्वेशन में देखें तो वो है पी एक्स एंड एक्स, तो उस रिस्पेक्ट से ये कम्यूटेटर रिलेशन नेगेटिव आयोटा एच कट बन जाएगा। ये वैल्यू उस इक्वेशन में रिप्लेस करके x प्राइम विल बिकम x प्लस एप्सिलन। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक ऑब्जर्वेबल के अंदर कितनी चेंज आएगी। एक ऑब्जर्वेबल पर जब उसकी स्पेस ट्रांसलेशन या पैसिव ट्रांसलेशन की जाएगी तो उसमें एप्सिलन की चेंज आती है। तो यहां से ये पता चल रहा है दोनों तरीके हमने देख लिए हैं, एक पैसिव स्पेस ट्रांसलेशन और दूसरा एक्टिव स्पेस ट्रांसलेशन। दोनों मेथड के अंदर हम यही देख रहे हैं कि इन्फिनिटेसिमल स्पेशियल ट्रांसलेशन का जो जनरेटर है वो क्या है, वो लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर है। जी, तो अब दूसरी एग्जांपल की तरफ आते हैं, दैट इज टाइम ट्रांसलेशन। अब टाइम ट्रांसलेशन कब होती है या टाइम कैसे वेरी करता है, जब किसी सिस्टम की एनर्जी चेंज होती है। एनर्जी चेंज होने के साथ टाइम में चेंज आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम ट्रांसलेशन का जो जनरेटर है वो एनर्जी ऑपरेटर यानी कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। अब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अगर जनरेटर देखा जाए, दैट इज एच बाय एच बार। तो इस जनरेटर को जब यूनिटरी ऑपरेटर की फॉर्म में पुट किया जाएगा तो इसका यूनिटरी ऑपरेटर जो है u डेल्टा टी ऑफ h विल बिकम इक्वल टू i प्लस आयोटा डेल्टा टी। या वहां पर हमने जो स्पेस पैरामीटर है एप्सिलन डिफाइन किया था, टाइम ट्रांसलेशन के लिए स्पेस पैरामीटर डेल्टा टी लिखा जाता है। तो g की जगह रिप्लेस हो जाएगा h हैमिल्टोनियन बाय h कट, दैट विल बी इक्वल टू i प्लस आयोटा डेल्टा टी आयोटा एच कट बाय एच कट। तो यहाँ पर बेसिकली h जो हैमिल्टोनियन है उसकी ऑपरेटर फॉर्म पुट की गई है जो कि इक्वल है आयोटा एच कट पार्शियल बाय पार्शियल टी। तो ये वैल्यू पुट करके फाइनल जो फॉर्म बन जाएगी यूनिटरी ऑपरेटर फॉर टाइम ट्रांसलेशन, या यूं कह लेंगे जिसके थ्रू हम यूनिटरी ट्रांसलेशन फॉर दी टाइम कर सकते हैं, दैट विल बी i माइनस डेल्टा टी पार्शियल बाय पार्शियल टी। जी, तो अब देखते हैं कि टाइम ट्रांसलेशन कैसे की जा सकती है। तो अगेन हम वेव फंक्शन पर वही ऑपरेटर अप्लाई करेंगे जो कि यूनिटरी ऑपरेटर फॉर टाइम ट्रांसलेशन है। जब इसको वेव फंक्शन पर अप्लाई किया जाता है u ऑफ h ऑपरेटिंग ऑन साई, तो ये एक नए वेव फंक्शन साई प्राइम में कन्वर्ट हो जाता है। u की अगर यहाँ पर वैल्यू पुट की जाए, दैट इज i माइनस डेल्टा टी पार्शियल बाय पार्शियल टी, तो
तो इसको जब साई पर ऑपरेट किया जाएगा, आई का तो कोई एक्शन नहीं होगा, ये एज सच साई ही मिल जाएगा, लेकिन यहां पर ये बन जाएगा माइनस डेल्टा टी पार्शियल बाय पार्शियल टी साई ऑफ टी। तो अगर यहां पर टेलर एक्सपेंशन यूज की जाए, अकॉर्डिंग टू टेलर एक्सपेंशन जो साई ऑफ एक्स माइनस डेल्टा टी है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साई ऑफ एक्स माइनस डेल्टा टी पार्शियल बाय पार्शियल टी ऑफ साई। तो यहां पर हायर ऑर्डर टर्म्स भी आनी है, डेल्टा टी पावर 2 3 एंड सो ऑन, उनको इग्नोर कर दिया गया है। तो अगर इसकी राइट साइड देखी जाए इस इक्वेशन की जो ऊपर लिखी गई है, तो ये वही है जो कि टेलर एक्सपेंशन की राइट साइड है। तो इसका मतलब है कि उस इक्वेशन में हम टेलर एक्सपेंशन यूज करते हुए ये लिख सकते हैं कि साई प्राइम ऑफ टी इज इक्वल टू साई ऑफ टी माइनस डेल्टा टी। तो यहां से ये पता चल रहा है कि जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है वो क्या है, वो टाइम ट्रांसलेशन का जनरेटर है। जब टाइम ट्रांसलेशन ऑपरेटर वेव फंक्शन पर अप्लाई किया जाएगा तो उससे क्या होगा, वेव फंक्शन ट्रांसलेट होगा टेम्पोरली। यहां पर याद रखें स्पेस के रिस्पेक्ट से नहीं, ये टाइम के रिस्पेक्ट से ट्रांसलेट होगा, और कितना ट्रांसलेट होगा वो अमाउंट है डेल्टा टी। तो डेल्टा टी इसके अंदर चेंज आ जाएगी बाय ऑपरेटिंग टाइम ट्रांसलेशन ऑपरेटर। अब यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन की तीसरी एग्जांपल की तरफ आते हैं जो कि रोटेशन है। तो रोटेशन कैसे प्रोड्यूस हो सकती है, जस्ट लाइक स्पेस ट्रांसलेशन, रोटेशन उस वक्त प्रोड्यूस होगी जब एंगुलर मोमेंटम में चेंज आएगी। तो ट्रांसलेशन उस वक्त प्रोड्यूस होती थी स्पेस ट्रांसलेशन जब लीनियर मोमेंटम में चेंज आती है, और अगर एंगुलर मोमेंटम में चेंज आए तो उस लिहाज से रोटेशन प्रोड्यूस होगी। तो अगर रोटेशन कंसीडर की जाए अबाउट एन एक्सिस, और वो एक्सिस क्या है, वो एन ऑपरेटर यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट की जा रही है, तो उसके अबाउट अगर आपने इन्फिनिटेसिमल एंगल के थ्रू रोटेशन करनी है तो उसके लिए आपको रोटेशन ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा। अब रोटेशन ऑपरेटर यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम है, तो उस रिस्पेक्ट से जो जनरेटर ऑफ रोटेशन बन जाएगा वो होगा जी इज इक्वल टू एल बाय एच कट। एल यहाँ पर ऑपरेटर है और एल एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि एंगुलर मोमेंटम को शो कर रहा है। अगर ये वैल्यू पुट कर दी जाए यूनिटरी ऑपरेटर की फॉर्म में, तो यूनिटरी ऑपरेटर फॉर दी रोटेशन बन जाएगा u d phi of n and d phi is equal to I minus iota d phi L dot n by h cut। अब यहाँ पर ये फंक्शनैलिटी है u यूनिट वेक्टर और एंगल d phi की, और उसके साथ साथ जो यहाँ पर ऑपरेटर है L, उसका डॉट प्रोडक्ट लिया गया है n हैट यूनिट वेक्टर के साथ। तो यहाँ से ये पता चल रहा है, फॉर एग्जांपल हमने रोटेशन करनी है अबाउट z एक्सिस, तो ये बन जाएगा L डॉट z हैट, तो ये रह जाएगा ओनली LZ। तो इसी तरह अगर x एक्सिस के लॉन्ग और y एक्सिस के लॉन्ग करनी है तो उसी रिस्पेक्ट से ये ऑपरेटर चेंज हो जाएगा। तो अब इस ऑपरेटर को अप्लाई करके देखते हैं एक वेव फंक्शन पर, उसमें क्या चेंज आती है, कैसे रोटेशन प्रोड्यूस होती है। जी, तो अब रोटेशन ऑपरेटर अगर अप्लाई किया जाएगा या रोटेशन जनरेटर अप्लाई किया जाए वेव फंक्शन पर, तो ये क्या चेंज आएगी वेव फंक्शन के अंदर। जब u ऑपरेटर अप्लाई किया जाता है साई वेव फंक्शन पर, तो ये एक नए वेव फंक्शन साई प्राइम में कन्वर्ट हो जाता है। तो u की अगर वैल्यू पुट कर दी जाए दैट इज I माइनस आयोटा डी फाई L डॉट n बाय एच कट ऑन साई। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली हम देख सकते हैं, इन जनरल कुछ नहीं कहा जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम चूज कर लें n यूनिट वेक्टर एज z एक्सिस अलोंग z एक्सिस, तो z एक्सिस के लॉन्ग चूज करके यही जो वेव फंक्शन है ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर जो है L डॉट n विल बिकम LZ। तो LZ की अगर वैल्यू पुट कर दी जाए तो ये बन जाएगा अल्टीमेटली जो साई प्राइम है वो बन जाएगा साई ऑफ r प्लस वाई डी फाई पार्शियल बाय पार्शियल x माइनस x डी फाई पार्शियल बाय पार्शियल y एक्टिंग ऑन साई। तो इस रिस्पेक्ट से हम रोटेशन देख सकते हैं किसी भी वेव फंक्शन के अंदर। तो रोटेशन ऑपरेटर या रोटेशन का जो जनरेटर है वो क्या है, वो होगा एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। अब यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन की दूसरी टाइप की तरफ आते हैं, दैट इज फाइनाइट यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन।
तो फाइनाइट यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन भी बिल्कुल इन्फिनिटेसिमल यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन की तरह ही है, बस इसमें यह है कि आपने फाइनाइट जो इन्फिनिटेसिमल यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन है उसको बार बार अप्लाई करना है, बार बार अप्लाई करके वो एक फाइनाइट यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आइए इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, दैट इज स्पेस ट्रांसलेशन। तो स्पेस ट्रांसलेशन के अंदर क्या है कि एक फाइनाइट डिस्टेंस ए लिया जाता है जिसके थ्रू किसी भी सिस्टम को ट्रांसलेट करना है। तो उस ए डिस्टेंस अगर हम बार बार ट्रांसलेट करें तो n टाइम्स अगर ट्रांसलेट कर दिया जाए तो उसके लिए कुछ जो है जो यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन है वो फाइनाइट यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसके लिए जो ऑपरेटर बन जाएगा वो कुछ ऐसा होगा कि u डिपेंडिंग ऑन लीनियर मोमेंटम p, और a यहाँ पर जो है पैरामीटर समझ लें, या यूं कह लें कि a डिस्टेंस के थ्रू इसको ट्रांसलेट किया गया है। तो ये बार बार अप्लाई करके यहाँ पर पाई इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि u ऑपरेटर हमने n टाइम्स अप्लाई किया है, यानी कि n टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर k की वैल्यू 1 से n तक है और लिमिट ली गई कि n इन्फिनिट है, यानी कि आपने मैनी टाइम्स इसको इन्फिनिट टाइम्स ये अप्लाई करना है। तो इन्फिनिटेसिमल जो ट्रांसलेशन है या यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन है वो फाइनाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी i प्लस आयोटा बाई एच कट a डॉट p बाई n होल पावर n, और अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये जनरेटर ऑपरेटर बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा बाय एच कट a डॉट p। तो ये यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर बन जाता है फॉर दी फाइनाइट यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब स्पेस ट्रांसलेशन की दो टाइप्स देखते हैं, जिनमें से एक एक्टिव और दूसरी पैसिव ट्रांसलेशन है। एक्टिव ट्रांसलेशन के लिए क्या है कि आप ऑपरेटर एक वेव फंक्शन पर अप्लाई करते हैं और वेव फंक्शन अनदर वेव फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप यहां पर ऑपरेटर u वेव फंक्शन साई पर अप्लाई करते हैं, साई पर अप्लाई करने से वो एक नए वेव फंक्शन साई प्राइम में कन्वर्ट हो जाता है। तो u की अगर वैल्यू पुट की जाए इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दैट इज एक्सपोनेंशियल आयोटा बाय एच कट a डॉट p, तो ये जब बार बार इस पर अप्लाई होगा, यानी कि ये इसको एक्सपैंड करके अप्लाई किया जाए तो ये बन जाता है साई ऑफ r प्लस a, यानी कि अगर कोई वेव फंक्शन पोजीशन r पर था तो उसमें कितनी ट्रांसलेशन आई है, उसमें एक ही ट्रांसलेशन आ गई, इसको एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया जाएगा। इसी तरीके से पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन भी की जा सकती है। पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अगर फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेबल x है तो ऑब्जर्वेबल x पर जब यही ऑपरेटर अप्लाई किया जाएगा यूनिटरी ऑपरेटर, तो दैट विल बी u डैगर x एंड u दैट इज इक्वल टू x प्राइम। तो यहां पर अगर u डैगर और u की वैल्यूज पुट की जाए तो ये ऑपरेटर कुछ ऐसा बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा माइनस आयोटा बाय एच कट a डॉट p इंटू x एक्सपोनेंशियल आयोटा बाय एच कट a डॉट p। तो यहाँ पर अगर देखा जाए जो r x प्राइम ऑपरेटर है वो वैल्यूज पुट करके एक्सपैंड करके ये इसका एक कम्यूटेटर रिलेशन बनाया जा सकता है, और फर्दर अगर इसको एक्सपैंड किया जाए कम्यूटेटर रिलेशन की वैल्यू पुट की जाए दैट इज माइनस आयोटा एच कट a, तो ये सिंपली x प्लस a के इक्वल आ जाएगा, यानी कि जो नया ऑपरेटर है x प्राइम वो क्या बन जाएगा x प्लस a। यहाँ पर पैरामीटर ऑफ ट्रांसलेशन कह लें, वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस के थ्रू हमने इसको ट्रांसलेट किया है। तो इस रिस्पेक्ट से जो नया ऑपरेटर है इन पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन वो क्या बन जाएगा, x प्राइम विल बी इक्वल टू r प्लस आयोटा बाय एच कट a डॉट p प्लस x प्राइम दैट इज इक्वल टू x प्लस a, यानी कि जो x प्राइम है वो x प्लस a के इक्वल आ जाएगा, उसमें a की चेंज आएगी। तो अब सेकंड एग्जांपल की तरफ आते हैं जो कि फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन की दूसरी एग्जांपल है टाइम ट्रांसलेशन। तो अब टाइम ट्रांसलेशन देखते हैं। टाइम ट्रांसलेशन में क्या है कि अगर कोई इन्फिनिटेसिमल टाइम ट्रांसलेशन है तो उसको बार बार अप्लाई करेंगे, बार बार अप्लाई करके वो फाइनाइट टाइम ट्रांसलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो टाइम ट्रांसलेशन ऑफ टाइम थ्रू सम फाइनाइट इंटरवल टाउ could be regarded as succession of an infinitesimal time translations, यानी कि बार बार आप वही टाइम ट्रांसलेशन करते हैं जो कि इन्फिनिटेसिमल टाइम ट्रांसलेशन है, तो वो फाइनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो इस रिस्पेक्ट से अगर टाइम ट्रांसलेशन का ऑपरेटर या जनरेटर देखा जाए उसको यू से शो किया जाएगा डिपेंडिंग ऑन हैमिल्टोनियन। तो ये पाई इस्तेमाल किया गया कि आपने इसको मल्टीप्लाई किया है, यानी कि बार बार अप्लाई किया है इस ऑपरेटर को। तो ये लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आई प्लस आयोटा बाय एच कट टाओ एच हैड पावर एन, इसमें भी लिखा जा सकता है या इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जा सकता है, एक्सपोनेंशियल आयोटा बाय एच कट टाओ इनटू एच। तो टाओ यहाँ पर वो टाइम या वो पैरामीटर है जिसके थ्रू टाइम ट्रांसलेट होगा। तो इसको जब अप्लाई किया जाएगा वेव फंक्शन पर यही ऑपरेटर जब अप्लाई करते हैं तो वेव फंक्शन एक नए वेव फंक्शन साई प्राइम में कन्वर्ट हो जाता है। सो साई प्राइम इज इक्वल टू यू इंटू साई, दैट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा बाय एच कट टाओ एच साई। तो इसको लिखा जा सकता है साई ऑफ टी माइनस टाओ, यानी कि जो साई ऑफ टी है उसमें कितनी ट्रांसलेशन आएगी, उसमें टी टाइम टाओ टाइम ट्रांसलेशन आ जाएगी। तो दैट इज द फाइनाइट टाइम ट्रांसलेशन। अब देखते हैं कि रोटेशन कैसे पॉसिबल है फाइनाइट ट्रांसलेशन में। तो रोटेशन भी ऑलमोस्ट उसी तरह से ही है जैसे हमने स्पेस और टाइम ट्रांसलेशन देखा कि अगर कोई एक एक्सिस चूज कर लिया जाए उसके अबाउट कोई एंगल डी फाई इसके थ्रू रोटेट किया जाए सिस्टम को और n टाइम्स रोटेट किया जाए, तो n टाइम्स रोटेट करके एक जनरेटर मिलेगा जिसको रोटेशन जनरेटर का नाम दिया जाएगा। तो ये रोटेशन जनरेटर आप बार बार अप्लाई करते हैं, n टाइम्स अप्लाई करते हैं, तो n टाइम्स अप्लाई करके जो आपके पास वेव फंक्शन है वो एक नए वेव फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस रिस्पेक्ट से जो ऑपरेटर है u दैट विल बी इक्वल टू लिमिट पाई का मतलब यहाँ पर यही है कि हमने इसको बार बार अप्लाई किया है आई माइनस आयोटा डी फाई एल डॉट एन बाई एच कट, ये वही है जो हम इन्फिनिटेसिमल ट्रांसलेशन में भी देख चुके हैं। तो इसको लिमिट की फॉर्म में लिखा जा सकता है या एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखा जा सकता है, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बाय एच कट डी फाई एल डॉट एन हैड। तो ये रोटेशन के लिए एक ऑपरेटर बन चुका है। इस ऑपरेटर को जब हम वेव फंक्शन पर अप्लाई करते हैं तो वेव फंक्शन एक नए वेव फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है जो कि आफ्टर रोटेशन मिलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स टाइप्स। तो अब इन यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस को हम सिमेट्री, इनवेरिएंस और कंजर्वेशन अंडरस्टैंड करने के लिए अप्लाई करेंगे। तो आइए अब चलते हैं सिमेट्री की तरफ। तो सिमेट्री क्या है, सबसे पहले सिमेट्री की डेफिनेशन देखते हैं। सिमेट्री ऑफ अ फिजिकल सिस्टम मींस द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम टू अपीयर अनचेंज्ड। आपने कोई भी एक एक्शन किया है सिस्टम पर, फिजिकल सिस्टम पर, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं आई, दैट अपीयर्स टू बी अनचेंज्ड आफ्टर सम ऑपरेशन। तो इसको सिमेट्री का, इस प्रॉपर्टी को, उस फिजिकल सिस्टम की प्रॉपर्टी को सिमेट्री का नाम दिया जाएगा। और जो ऑब्जेक्ट है उसको कहा जाएगा कि ये सिमेट्रिक है अंडर द गिवन ऑपरेशन। जैसे आप ट्रांसलेट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, ट्रांसलेट करके उसमें हमें कोई चेंज नजर नहीं आती तो हम कहेंगे कि ये सिस्टम सिमेट्रिक है अंडर ट्रांसलेशन। इसी तरह रोटेट करते हैं तो हम कहेंगे, रोटेशन के बाद अगर सिस्टम वैसा ही मिलता है हम कहेंगे कि सिस्टम सिमेट्रिक है अंडर रोटेशन। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो सिमेट्रीज हमने इस्तेमाल करनी है उसके लिए ये रिक्वायरमेंट होगी कि हैमिल्टोनियन इनवेरिएंट रहना चाहिए। अगर कोई आप ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करने के बाद हैमिल्टोनियन में कोई चेंज नहीं आती तो हम कहेंगे कि सिस्टम जो है वो सिमेट्रिक है। तो सिमेट्री की अब फर्दर टाइप्स देखते हैं कौन कौन सी है। तो आइए अब इसकी डिटेल की तरफ चलते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर सिमेट्री क्या है कि अगर आप कोई ऑपरेशन या कोई जनरेटर अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद जो सिस्टम है उसमें कोई चेंज नहीं आती तो हम कहेंगे कि सिस्टम सिमेट्रिक है। अब जो हर सिमेट्री है या हर जो ऑपरेशन है वो एक ऑब्जर्वेबल को कॉरस्पॉन्ड करता है। जैसे ट्रांसलेशन का देखा जाए, आपने मोमेंटम ऑपरेटर अप्लाई किया, मोमेंटम ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद सिस्टम में कोई ट्रांसलेशन नहीं आई, सिस्टम ऐसा ही नज़र आ रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो मोमेंटम है यानी कि ऑब्जर्वेबल है वो एक कांस्टेंट ऑफ मोशन है। तो जो भी ऑब्जर्वेबल होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट सिमेट्री उसको कांस्टेंट ऑफ मोशन का नाम दिया जाएगा। तो कांस्टेंट ऑफ मोशन के बाद अगर देखा जाए तो दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ मोशंस हैं। उनमें पहला है कि जब एक सिस्टम स्पेस ट्रांसलेशन के अंडर सिमेट्रिक होगा, यानी कि आपने स्पेस ट्रांसलेशन मोमेंटम अप्लाई किया, मोमेंटम ऑपरेटर अप्लाई किया
तो उसमें कोई चेंज नहीं आई, तो हम कहेंगे कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। इसी तरह से अगर आप रोटेट करते हैं ऑब्जेक्ट को या सिस्टम को और उसमें कोई चेंज नजर नहीं आती, सिस्टम इनवेरिएंट रहता है, तो हम ये कहेंगे कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है वो कंजर्व कर रहा है। जी, तो अब दो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं, एक है इनवेरियंस और दूसरा है कंजर्वेशन। आमतौर पे स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंफ्यूजन रहती है कि इनमें फ़र्क क्या है। तो ये फ़र्क मैं बता दूं कि इनवेरियंस क्या है। अगर आप एक सिस्टम पर उसके हैमिल्टोनियन पर यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद हैमिल्टोनियन में कोई चेंज नहीं आती, हैमिल्टोनियन बिल्कुल सेम रहता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम इनवेरियंस का नाम देंगे। अगर आप देखें कि इस प्रॉपर्टी को यूं भी देखा जा सकता है कि हैमिल्टोनियन अगर जनरेटर जी के साथ कम्यूट करता है तो इस प्रॉपर्टी को इनवेरियंस का नाम दिया जाएगा। इसको मैथमेटिकली यूं लिखा जा सकता है कि हैमिल्टोनियन एच प्राइम इज इक्वल टू यूनिटरी ऑपरेटर एप्सिलॉन आयोटा अल्फा जी एच एप्सिलॉन माइनस आयोटा अल्फा जी। यहाँ पर जी तो जनरेटर, अल्फा पैरामीटर ऑफ जो है यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये सारा अप्लाई करने के बाद अब यहाँ पर अगर देखें कि एच को जो थर्ड स्टेप है उसमें बाद में लिखा गया, उसकी रीजन ये है कि एच जी के साथ कम्यूट करता है तो इनके तरतीब, इनका ऑर्डर चेंज किया जा सकता है, तो अल्टीमेटली ये हैमिल्टोनियन एच ही मिल जाएगा। तो एच हैमिल्टोनियन जो नया और जो पहले वाला हैमिल्टोनियन है उसमें कोई चेंज नहीं आई, तो इस वजह से इस प्रॉपर्टी को इनवेरियंस का नाम दिया जाएगा। लेकिन कंजर्वेशन इससे हटके एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है। कंजर्वेशन ये है कि आप टाइम के रिस्पेक्ट से किसी सिस्टम के अंदर, किसी सिस्टम के हैमिल्टोनियन में चेंज देखते हैं, अगर उसके हैमिल्टोनियन में टाइम चेंज होने के साथ कोई चेंज नहीं आती तो इस प्रॉपर्टी को कंजर्वेशन का नाम दिया जाएगा। तो मैथमेटिकली इस प्रॉपर्टी को यूं लिखा जा सकता है कि अगर कोई ऑब्जर्वेबल जी है उसका टाइम डेरिवेटिव लिया जाए, टाइम डेरिवेटिव लेके ये इक्वल टू बन जाएगा 1 बाय अल्टा एच कट जी एंड एच कम्यूटेटर प्लस पार्शियल जी बाय पार्शियल टी। ये एक अलग से प्रॉपर्टी है जो अगले लेक्चर में प्रूव कर दी जाएगी। तो अल्टीमेटली ये जीरो बन जाता है, यानी कि डी जी बाय डी टी, यानी कि जो ऑपरेटर जी है, जनरेटर जी है, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो कांस्टेंट है। तो इसको हम कहेंगे कि ऑब्जर्वेबल जी यहाँ पर कंजर्व कर रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रही है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। तो ये दोनों इनवेरियंस और कंजर्वेशन में बेसिक डिफरेंस है। अब कंजर्वेशन जो है वो सिमेट्री से रिलेटेड है। जो हमने यहाँ पर स्टडी करने कंजर्वेशन लॉज वो तीन है। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो पहले देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, इसके अंदर हम हैमिल्टोनियन को ही देखेंगे। हैमिल्टोनियन पर जब ये अप्लाई किया जाएगा, यानी कि आप जनरेटर ऑफ द लीनियर मोमेंटम अप्लाई करते हैं, लीनियर मोमेंटम का जनरेटर अप्लाई करके आप देखते हैं कि अल्टीमेटली हैमिल्टोनियन में कोई चेंज नहीं आती। तो यहाँ पर मैथमेटिकली देख सकते हैं एच प्राइम इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जनरेटर को हमने रिप्लेस कर दिया है ए डॉट पी के साथ, और इसी तरह से जो सेकंड इसका फैक्टर है उसमें भी हमने यही लिखा है, लेकिन शुरू में जो है वो डैगर के साथ है, यानी कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो ये अल्टीमेटली एच ही बन जाता है। तो यहाँ पर हैमिल्टोनियन में कोई चेंज नहीं आई अंडर स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्पेशल ट्रांसलेशन जब आपने की है, सिस्टम इनवेरिएंट, सिस्टम का जो हैमिल्टोनियन है वो इनवेरिएंट रहता है, तो इस रिस्पेक्ट से हम कह सकते हैं कि जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व करेगा। और अगर इसका टाइम डेरिवेटिव देखा जाए लीनियर मोमेंटम का, तो लीनियर मोमेंटम का टाइम डेरिवेटिव उसी फार्मूले के थ्रू ये बन जाएगा 1 बाय आयोटा एच कट पी एंड एच कम्यूटेटर प्लस पार्शियल पी बाय पार्शियल टी। तो यहाँ पर पी और एच जो है वो कम्यूट करते हैं, मोमेंटम और जो हैमिल्टोनियन है वो कम्यूट करते हैं, तो इस रिस्पेक्ट से पी एंड एच का जो कम्यूटेटर रिलेशन है वो जीरो बन जाएगा। अगर ये जीरो बन जाए तो हम कह सकते हैं कि हैमिल्टोनियन जो है वो इनवेरिएंट है अंडर स्पेशल ट्रांसलेशन। और यहाँ पर हम ये भी मजीद कह सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व कर रहा है। सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसी तरह टाइम ट्रांसलेशन में भी देखा जा सकता है कि एक सिस्टम इनवेरिएंट हो सकता है। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि
हैमिल्टोनियन का जो है ऑब्जर्वेबल हैमिल्टोनियन जो कि जनरेटर ऑफ टाइम ट्रांसलेशन है, उसके साथ कम्यूटेटर रिलेशन अगर जीरो हो तो उस सूरत में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड कर सकता है। इसको अगर मैथमेटिकली लिखा जाए, मैथमेटिकली इसको लिखा जा सकता है, एच जो नया एक हैमिल्टोनियन है उसको सैंडविच किया है बिटवीन जनरेटर्स ऑफ टाइम ट्रांसलेशन, सैंडविच करके अल्टीमेटली ये हैमिल्टोनियन के ही इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो हैमिल्टोनियन है वो इनवेरिएंट है, दैट्स वाई जो एनर्जी है वो कंजर्व करेगी। इसको दूसरी फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, अगर टाइम डेरिवेटिव लिया जाए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का, तो वो अल्टीमेटली जीरो के इक्वल आता है। अगर ये जीरो के इक्वल आया है इसका मतलब है कि हैमिल्टोनियन टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। सो देयरफॉर हैमिल्टोनियन इज इनवेरिएंट अंडर टाइम ट्रांसलेशन, और हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व कर रही है। जी, तो इसी तरीके से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए कंडीशन ये है कि जो एंगुलर मोमेंटम जनरेटर ऑपरेटर है उसका हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूटेटर रिलेशन जीरो होना चाहिए। तो इसको जब हैमिल्टोनियन की फॉर्म में देखा जाएगा, हैमिल्टोनियन को सैंडविच किया है बिटवीन जनरेटर एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, स्विच करके आप देखते हैं कि अल्टीमेटली ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ही बन जाता है। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में अगर चेंज की जाए उसमें चेंज जीरो होगी, यानी कि कोई चेंज नहीं आएगी, इनवेरिएंट रहेगा हैमिल्टोनियन। तो दैट्स वाई यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व करेगा। इसको एक और भी फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो फॉर्म क्या है कि अगर इसका टाइम डेरिवेटिव लिया जाए विद टाइम डेरिवेटिव ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, तो वो जीरो बनता है। जीरो क्यों बनता है कि यहाँ पर एल और एच का जो कम्यूटेटर रिलेशन है वो जीरो है। तो दैट्स वाई ये जीरो के इक्वल आ जाएगा। जीरो के इक्वल अगर ये आता है तो हम कह सकते हैं कि हैमिल्टोनियन जो है वो अंडर जो है रोटेशन वो इनवेरिएंट है, और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व कर रहा है। तो आज के लेक्चर का हम यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, आप लाजमी कमेंट्स में लिखें, और इस लेक्चर को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, और मैं आपके जवाब का लाजमी इंतज़ार करूँगा। तो अगला लेक्चर इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। अल्लाह हाफिज़।